हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका डी फार्म फर्स्ट ईयर का 2023 में फाइनल एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पीसीआई के द्वारा जो न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न जारी किया गया है 2023 के लिए, उसके तहत आपका जो एग्जाम पेपर होगा 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल, उसमें आपका 20 मार्क्स सिर्फ क्या क्वेरी करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका एमसीक्यू भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, या तो एक वर्ड में आंसर करने वाला या तो एक सेंटेंस में आंसर करने वाला। तो ये 20 मार्क्स आपके लिए काफी स्कोरिंग रहने वाला है। और मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बता देता हूं कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, वहां पे आप जब शुरुआत में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका सबसे पहले, और शुरुआती ऑब्जेक्टिव अगर आपका ज्यादा सही होगा पेपर में, तो एग्जामिनर जो आपको कॉपी चेक कर रहा होगा उसका माइंडसेट बन जाएगा ऐसा कि आपको नॉलेज है, तभी तो आप ऑब्जेक्टिव सही कर पा रहे हैं। तब आपका जो थ्योरेटिकल थोड़ा गलती सही भी आप कॉपी भरे भी होंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, समझ रहे ना। तो इस ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन को मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग भी है, प्लस आपका एक माइंडसेट अच्छा हो जाएगा जो कॉपी चेक करने का है, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो मैं बहुत सारे एमसीक्यूज यहां पे करवाने वाला हूं, जिसमें कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। उससे रिलेटेड यदि फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और आपको बता दूं, यदि आप अभी नहीं जानते कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे कि पूरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस को रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कंप्लीट किया जा चुका है, प्लस लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करवा रहे हैं हम लोग। कंप्लीटली 2 बार आपको रिवाइज करवाते हैं, लाइव आकर डाउट्स लेते हैं, जिसमें कि आपको हर तरीके से सॉल्यूशन मिल जाता है डी फार्म फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के लिए। और साथ ही साथ हमारे पास आप फिजिकल बुक भी अवेलेबल है, यदि आप अपने घर पर ऑर्डर करना चाहते हैं, बुक मंगवाना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो हमारा उदित फार्मेसी की ओर से हर एक सब्जेक्ट का बुक रेडी किया गया है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो, या फिर फार्मास्यूटिक्स हो, या फार्माकोग्नोसी हो, या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, सोशल फार्मेसी हो। तो फाइनली फर्स्ट ईयर का सारा बुक रेडी कर दिया गया है। और इस बुक की खासियत है, बहुत पतली पतली किताब है, इसमें वही कॉन्टेंट दिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। और मॉडल पेपर भी दिया हुआ है, जो कि कम समय में बेहतर स्कोर करने के लिए बेस्ट माध्यम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कैसे ऑर्डर करना है, तो इसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ। राइबोसोम किसके सरफेस पर प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो राइबोसोम किसके सरफेस पर प्रेजेंट होता है बताइए? सेल मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेल का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें कि ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है? इस तरीके से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो कुछ कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर ये खुरदुरा दाना दाना आकार दिख रहा होगा, तो ये खुरदुरा दाना दाना आकार दिख रहा होगा, यही है राइबोसोम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और कुछ ऐसे भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, तो वो चिकना होता है, यानी स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ होता है। तो उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके बेसिस पे आपको यह भी पूछा जा सकता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके सरफेस पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और स्मूथ वाले को स्मूथ क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, जिस वजह से वो दानेदार नहीं होगा, वो चिकना होगा। प्लस अब राइबोसोम किस चीज के लिए राइबोसोम को किसका फैक्ट्री कहा जाता है? तो ध्यान से सुनिए, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री मतलब जो हमारे सेल में जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, वो कौन है? राइबोसोम करता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बहुत सारा राइबोसोम है, तो ये क्या चीज के लिए प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? पूछा जाता है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आप क्या बोलेंगे? प्रोटीन। किसके लिए? प्रोटीन। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो लिपिड। किसके लिए? लिपिड। ऐसे भी आप ध्यान रख लेंगे, लिपिड यानी क्या होता है? तेल,
तेल, घी, ये सब क्या होता है, चिकना होता है ना, पूरा तेल घी लगा के ससार दीजिए, एकदम ससर जाएगा। कौंची में तेल लगाते हैं समझ रहे हैं ना, पूरा ससरने के लिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, आगे पीछे सब बढ़िया से हो। तो वो समझ गए होंगे आप। तो लिपिड क्या होता है, चिकना होता है। तो चिकना के द्वारा क्या बनेगा, स्मूथ चिकना, यानी चिकना जो चीज बनेगा लिपिड। और रफ प्रोटीन बनाता है। रफ क्यों प्रोटीन बनता है, क्योंकि उसके सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इस स्लाइड में आप फाइनली क्या क्या सीखे। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और ये किसके सरफेस पर प्रेजेंट होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उस पर राइबोसोम है, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लिपिड सिंथेसिस के लिए। क्यों, क्योंकि स्मूथ बने चिकना, और चिकना क्या होता है, लिपिड, यानी तेल, घी, मक्खन, समझ रहे ना। तो इस तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया। अब इससे रिलेटेड आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए फिर भी आप लिख लेंगे, और एमसीक्यू आए तो फिर भी बन जाएगा, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आए फिर भी बन जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ने का मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका है, सिर्फ आंसर टिक करवाने से नहीं होगा। इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा तो कंफर्म है कि अभी जो मैं 8-10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, उसमें से आपके पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये सारे क्या है, प्रीवियस ईयर मैं टॉपिक्स वगैरह 5-10 साल का जो क्वेश्चन है उसके टॉपिक्स को देखा हूं, वहीं जिस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आते हैं उसी से मैं ऑब्जेक्टिव बनाया हूं, ठीक है, समझ रहे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्मूथ मसल टिश्यू इज, स्मूथ मसल टिश्यू क्या होता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, नन ऑफ द अबव, नर्वस टिश्यू। जानते हैं, नहीं कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। देखिए, जो अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल ऑफ विल मतलब हमारी इच्छा के अनुसार हम तुमको मानना चाहे एक चाटा, मेरे इच्छा के अनुसार, है ना, तो ये मेरा इच्छा हुआ। हमको मान लो कि कोई लड़की देख लिया, उसको किस करने का मन कर गया, तो ये मेरा क्या हुआ, इच्छा। तो अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, समझ रहे ना। लेकिन मेरे अनुसार ना चले, जो कि मेरे अनुसार ना चले, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, जो मेरे अनुसार चले उसको कंट्रोल ऑफ विल। इसके लिए एक शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं, जैसे देखिए कंट्रोल ऑफ विल, हम चाहे तो अपना हाथ पैर घुमा सकते हैं, है ना, लेकिन हाथ पैर के मसल्स को भी मोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको हम बोल दें आपके आंत का मसल या फिर पेट का मसल या हार्ट का मसल, इसको आप सिकुड़ा दीजिए, फैला दीजिए, आपके पास में है नहीं, तो वो नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल हुआ। और जो मेरे पॉसिबल, जैसे हाथ पैर का मसल्स हो गया, जो कि हमारे कंट्रोल में है, उसको कंट्रोल ऑफ विल। और इसको एक जो अंडर द कंट्रोल ऑफ विल होता है उसको हम लोग वॉलंटरी कहते हैं, एक वर्ड में क्या कहते हैं, वॉलंटरी। और जो नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल हुआ वो क्या हुआ, इनवॉलंटरी। क्या हो गया, इनवॉलंटरी हो गया, इनवॉलंटरी हो गया, वॉलंटरी इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब क्या हुआ, मन हुआ तो कर लिए, इनवॉलंटरी मन हुआ फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके बस में नहीं रहेगा। तो अब जो मस्कुलर टिश्यू होता है, वो मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ध्यान से समझिएगा। मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं बच्चा, 3 टाइप्स के होता है। वो तीनों टाइप्स कौन कौन सा है, तो पहला होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है स्मूथ मसल, और तीसरा होता है कार्डियक मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल क्या किसको कहते हैं, जो हमारे स्केलेटल के से सटा होता है, मतलब स्केलेटल नहीं, कंकाल, हड्डी से कनेक्टेड मसल्स है। जो भी मसल्स हमारे हड्डी से कनेक्टेड है, हाथ पैर जो भी उंगली है, वो देखिएगा इनवॉलंटरी होता है, यानी हमारे इच्छा अनुसार चल सकता है ना, हम लोग हाथ पैर को ऐसे ऐसे फैला सकते हैं। तो ये स्केलेटल मसल क्या होता है, वॉलंटरी होता है। ये क्या होता है, वॉलंटरी होता है। और जो स्मूथ मसल्स होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो आप देख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस आप कह सकते हैं स्टोमक, पूरा जीआईटी जो हमारा लगभग बना होता है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो जो स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, वो सभी स्मूथ मसल से बने हुए हैं, जो कि मेरे बस में नहीं है कि हम पेट को सिकुड़ा दे, फैला दे, वो बस में नहीं है, वो अपने मन से सिकुड़ेगा, फैलेगा। तो ये क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। ये क्या होता है, स्मूथ मसल्स क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। और कार्डियक मसल स्पेशली कहाँ पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो इसको हार्ट मसल, कार्डियक मतलब ही हार्ट होता है। कार्डियक देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर को कहेंगे जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। तो कार्डियक यानी हार्ट, क्या, कार्डियक हार्ट। जैसे हम किसी से दिल लगा लेंगे, तो हम ये नहीं, आज के बाद से आप मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं, आप ये नहीं कहिएगा कि हम दिल लगाए हैं, आप कहिएगा हम कार्डियक मीटिंग करके आए हैं, मतलब दिल लगा के आए हैं, समझ रहे ना, कार्डियक मीटिंग। तो आप समझिए कि कार्डियक माने हार्ट,
तो हार्ट में पाया जाने वाला मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक मसल कहते हैं, ठीक है। और दिल का मसल हमारे बस में है नहीं, ऐसे भी देखिए दिल हमारे कंट्रोल में है, जिससे मन तिससे प्यार हो जाता है। तो वो चीजें क्या हुई कि आप क्या है, कार्डियक मसल क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। तो फाइनली मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि वॉलंटरी कौन कौन सा है, तो वॉलंटरी सिर्फ क्या है, स्केलेटल मसल, सिर्फ स्केलेटल मसल जो कि हमारे हड्डी से कनेक्टेड है। स्केलेटन मतलब हड्डी होता है, तो स्केलेटल मसल। और इनवॉलंटरी क्या हो जाएगा, स्मूथ और कार्डियक मसल, ठीक है, स्मूथ और कार्डियक मसल। अब देखिए पूछना क्या चाह रहा है, स्मूथ मसल टिश्यू इज, स्मूथ मसल टिश्यू क्या होता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, वॉलंटरी है। तो स्मूथ मसल पाया कहाँ जाता है, हमने बताया ना, स्मूथ मसल हमारे आंत में, पेट में, इस सब में पाया जाता है। तो क्या पॉसिबल है आप उसको अपने आपके विल में है, आपके कंट्रोल ऑफ विल में है, आपकी इच्छा में नहीं, तो नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल। यही पूछा जाता है कि स्केलेटल मसल्स इज क्या, तो अंडर द कंट्रोल ऑफ विल। पूछ देता हार्ट मसल यानी कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल किसके विल में, किसके कंट्रोल में है, तो आप क्या कह देंगे, नहीं, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ विल, ठीक है। वो ऑटो की कहते हैं नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, ठीक है। अब ऑटो नर्वस सिस्टम क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, स्पेशली वो बड़ा टॉपिक है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। आपको अगर अच्छा लग रहा है ना, तो इस तरीके से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि ये तरीका सही है, इस तरीके से हर सब्जेक्ट का बनाया जाए या ना बनाया जाए, ताकि मेरा जो मेहनत है एक अलग प्रयास में करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप सभी बच्चों का ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन बहुत अच्छा हो जाए। तो मुझे एक मोटिवेशन की जरूरत है, उस मोटिवेशन के लिए आपको बस यही करना है कि वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि जी हाँ अच्छा लगा, या फिर समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरा पढ़ाने का तरीका सही है कि नहीं, या फिर पूरा बोरिंग तरीके से पढ़ाऊं या फिर पूरा इंटरेस्टिंग पढ़ाऊं ताकि फील कराऊं, ताकि याद रहे। इस तरीके से अगर आप अच्छे कमेंट्स करेंगे तो मैं हर सब्जेक्ट से बना दूंगा, ठीक है। और हर सब्जेक्ट्स में यदि हो गया तो बेहतर है। और पूरी तैयारी के लिए आप लाइव क्लासेस पे बिल्कुल इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में मैं पूरा पढ़ा रहा हूं, चाहे वो फार्माकोग्नोसी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, एचएपी हो गया, तीनों सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में मैं खुद पढ़ाऊंगा। तो टेंशन नहीं लेना है, लाइव में रिकॉर्डेड में मुस्कान शर्मा मैम पढ़ाई हुई है जो कि लेजेंड है, फार्मेसी के लिए कोई चिंता ही नहीं है, लेकिन लाइव मैं आपको पढ़ा दूंगा, बहुत आसानी से याद करवा दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। जैसे देख रहे होंगे आपको काफी चीजें अभी तक में याद हो गई होंगी, अभी पूरा वीडियो तक देख लीजिए, आपको काफी सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। Which one of these leukocytes are present in major concentration? कौन सा ऐसा ल्यूकोसाइट है जो कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में, मेजर मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है बाबू, WBC। ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है, WBC। तो हमारा जो सेल्स है, ब्लड सेल्स, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, तो जो WBC का है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। RBC को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो जो WBC का बात कर रहा है उसमें सबसे मेजर कंसंट्रेशन में कौन है, तो आपको मैं पहले ये बता दूं कि जो WBC होता है उसको दो पार्ट्स में बांटा गया, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट वो होता है जिसमें कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, ग्रेन्यूल्स माने दाना, और दाना को छुएंगे तो क्या होगा, फील होगा। तो जिसके भी नाम के लास्ट में फील लगा हुआ है वो सभी क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट। जैसे कि आप देख लिए इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये तीनों के लास्ट में क्या लगा हुआ है, फील। तो फील हुआ यानी ग्रेन्यूल्स यानी ग्रेनुलोसाइट। और एक ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सा हो जाएगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेनुलोसाइट, चार ऑप्शन देगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो जिसके लास्ट में फील लगा हुआ वो ग्रेनुलोसाइट है, जिसमें नहीं लगा वो ए ग्रेनुलोसाइट है, ठीक है। अब ये 5 टाइप का हो गया क्या आपका, 4 2 6 टाइप का हो गया WBC। अब इसमें से सबसे ज्यादा सेल पूरा बॉडी में कौन पाया जाता है पूरे WBC में सबसे ज्यादा, तो न्यूट्रोफिल, जो कि 60 to 62%, पूरे WBC का 60 से 65% अकेले न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। और सबसे कम कौन होता है, बेसोफिल, जो कि कितना होता है, 0 पॉइंट कुछ परसेंट होता है, इसका 1.1 से 1.5% होता है। उतना ध्यान नहीं रखना, आपको ये याद रखना है सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा WBC न्यूट्रोफिल्स और सबसे कम बेसोफिल्स। कैसे याद रखेंगे, तो नटूरा सब ना बहुत विख्यात होता है, ऐसे नटूरा सब क्या होता है, बहुत विख्यात होता है। तो WBC में जो नटूरा है वही सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और बेसोफिल, तो बेस यानी आधार, सबसे कम, नाम से ही पता चल रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे। मेजर कंसंट्रेशन कौन सा है, नटूरा सब होता है यानी न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है ऑप्टिमम पीएच फॉर सेलेब्री अमाइलेज एक्शन इज। सेलेब्री अमाइलेज का ये हमारा एंजाइम है जो कि हमारा एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि हमारे सेलाइवा में पाया जाता है, यानी लार में, मुंह के लार में पाया जाता है, ठीक है। और लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसको सेलेब्री अमाइलेज कहते हैं। और इसका एक और नाम क्या है, पटाइलिन। अरे भाई इसको पटाइलिन नहीं, टाइलिन कहते हैं, पी साइलेंट होता है, ठीक है। अरे किसी को भी देखते हो पटाते तो मुंह में लार आ जाता है ना, तो पटाइलिन, लार में कौन सा, पटाइलिन एंजाइम है, तो उसी को हम लोग, एक और नाम है टाइलिन, ठीक है। तो टाइलिन जो है उसका पीएच क्या है, किस पीएच पर जो हमारे मुंह
में है वो किस पीएच पर एक्टिवली काम करता है, तो 6.8 किस पीएच पर, 6.8 पीएच पर ये सबसे अच्छा से काम करता है। याद रखिएगा किस पर, 6.8 पीएच पर। 6 2 8 कर देना ना, ऐसे याद रखिए कि किसी को भी 6 2 8 करते, 6 2 8 करते समझ रहे हैं ना, 6 2 8 करते देखते तो मुंह में लार आ जाता है, तो लार किस पीएच पे काम अच्छा करेगा, तो 6 2 8 यानी 6.8 है ना, 6.8 याद रखिएगा 6.8। इस तरीके से याद रख लेंगे कि पेटाइलिन जो है किस पर एक्ट करता है, किस पीएच पर सबसे अच्छा, 6.8 पर, और 6.8 पीएच पर ये काम करता है। और इसका काम क्या है, तो ये किसका हाइड्रोलाइज करता है, किसको डाइजेस्ट करता है, तो स्टार्च को, किसको, स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। किसमें, अरे भाई पेटाइलिन किसको पटाते हैं, तो माल को पटाते हैं, तो माल्टोज। क्या यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, पेटाइलिन ही ना, तो पटाएंगे किसको, माल को। तो स्टार्च पेटाइलिन पर, जब स्टार्च पर पेटाइलिन का एक्ट करेगा यानी टाइलिन, उसको पेटाइलिन नहीं टाइलिन पढ़ते हैं, मैं बार बार पढ़ रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। क्या क्या याद हुआ, सेलेवरी एमाइलेज जो कहाँ पाया था, हमारे सलाइवा यानी लार में, और ये लार में जो एंजाइम पाया था उसका काम क्या है, स्टार्च को माल्टोज में तब्दील करता है, और ये किस पीएच पर सबसे अच्छा काम करता है, तो 6.8 पीएच पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ आइदर साइड आर। इंटरकोस्टल मसल कितने होते हैं। अब इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, तो आप देख रहे होंगे रिब्स है ना, पूछेगा कि रिब्स कितना होता है, अरे भैया पसली कहता है ना, मार के तो वो पसलिए तोड़, तो पसली कितना होता है, तो 12 पेयर्स होता है। कितना पेयर होता है, 12 पेयर, तो 12 पेयर यानी क्या हुआ, 24 गो होता है। लेकिन जो इंटरकोस्टल मसल है वो रिब्स नहीं है। देखिए ये जो रिब्स है वाइट, इस रिब्स के बीच में जो मसल पाया जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो ये कितना होगा, 11 पेयर होगा। आप जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ये देखिए कितना है, 1 2 3 4 पेयर है, तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या इंटरकोस्टल मसल होगा, एक ये इसके बीच में, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 4 अगर पेयर है रिब्स है ना, तो उसमें कितना इंटरकोस्टल मसल हो रहा है, 3 को ना, क्योंकि बीच में प्रेजेंट है तो एक कम, तो यदि 12 पेयर रिब्स है तो 11 पेयर इंटरकोस्टल मसल होगा। गिन लीजिए ये 1 2 3, क्योंकि एक जो है ये लास्ट में इसके बाद नहीं ना है, तो 11 पेयर होता है। ठीक है, 12 पेयर रिब्स है तो उस दो रिब्स के बीच में एक इंटरकोस्टल मसल है, तो इस तरीके से आपका इंटरकोस्टल मसल कितना होता है, 11 पेयर। कितना, 11 पेयर होता है। ठीक है, तो आइदर साइड पूछ रहा है, आइदर साइड मतलब कोई एक साइड, तो 11 गो पेयर, मतलब इधर भी तो 11 गो। अब पूछ देगा रिब्स क्या गो, तो 24 गो, पेयर में 12 पेयर। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल क्या गो, 22 गो, और के पेयर में 11 पेयर। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, विच इज द मेन ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है, तो यूरिनरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है, किडनी है, यूरेटर है, या यूरिनरी ब्लैडर है, या यूरेथ्रा है। तो पहले मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है जिसमें कि क्या है, किडनी है, मेन ऑर्गन इसका आपका किडनी ही है, जो कि यूरिन प्रोडक्शन का हेल्प करता है, यूरिन प्रोडक्शन, यूरिन बनाने में हेल्प करता है, किडनी में ही यूरिन बनता है। तो यूरिनरी सिस्टम में है क्या क्या ये समझना होगा। ठीक है, अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आ गया, 3 नंबर के क्वेश्चन में यूरिनरी सिस्टम पे थोड़ा सा लिखने, तो यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, किससे किससे बना हुआ है, तो 2 किडनी, कितना किडनी, 2 किडनी, 2 यूरेटर, इससे जो पाइप निकला हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर। और दोनों यूरेटर कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर में। अरे यूरिनरी ब्लैडर उसी कहते हैं जिसमें क्या होता है, मूत्र जमा होता है, मूत्र की थैली, पेशाब, जैसे 400 से 500 ml जब इसमें जमा हो जाता है ना, तो कहता है आगे माँ हमरा लग गेलो पेशाब, तुरंत से बाहर तो एकदम दौड़ने लगता है, अब बैठा नहीं जाएगा, 500 से प्लस होने लगता है, समझ रहे हैं ना। तो यहीं पे यूरिन स्टोर होता है, और उसके बाद क्या है, ये यूरेथ्रा, जिसके थ्रू पेशाब बाहर किया जाता है, यूरिन बाहर किया जाता है। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या है बउआ, ध्यान से, 2 गो किडनी, एगो इधर एगो इधर, दोनों तरफ से एक गो पाइप आएगा, उस पाइप का नाम क्या है, यूरेटर। तो 2 गो यूरेटर, मैं जानबूझ के बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप लिख भी पाए एग्जाम में आए। तो ब्लैडर क्या गो, ब्लैडर क्या गो, एगो, क्योंकि उसमें एक ही गो है ना, उसमें दोनों आके की जुटा है, और उससे एगो निकला है यूरेथ्रा। अगर ये डायग्राम बना देते हैं तो पक्का नंबर मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसमें मेन सिस्टम कौन सा है, तो मेन कौन है जो कि यूरिन बना रहा है, तो वो क्या है, किडनी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा किडनी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज ए नेचुरल ऑकरिंग ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। नेचुरल ऑकरिंग ग्लूकोकोर्टिकॉइड कौन सा है, डायरेक्टली याद रख लीजिए, ये हाइड्रोकोर्टिकोसोन। क्या है, हाइड्रोकोर्टिसोन।
क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, थोड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट है, मैं उतना नहीं डेप्थ में जाऊंगा, आप डायरेक्टली याद रखिए नेचुरल ऑकरिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो हाइड्रोकोर्टिसोन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपर जॉ बोन इज, जॉ बोन यानी क्या, जबड़े वाली हड्डी। जबड़े की हड्डी देखिए दो को होता है, एक ऊपर वाला होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जबड़ा है, ये ऊपर वाला हड्डी है, ये नीचे वाला हड्डी है। तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, मैक्सिला कहते हैं, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, मैक्सिला कहते हैं, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, मैंडिबल कहते हैं। नीचे वाला को क्या कहते हैं, मैंडिबल कहते हैं। और मैक्सिला क्या होता है, मैक्सिला इमूवेबल होता है। आप सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, अपर जॉ बोन इज तो मैक्सिला, नीचे वाला बोलेगा तो मैंडिबल, मैक्सिला मैंडिबल, ऊपर वाले को मैक्सिला, नीचे वाले को मैंडिबल। अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डालता हूं, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जो आप कभी बोल रहे, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो आप कभी गौर किए कि आपका मैक्सिला मैंडिबल दोनों हिलता है, आपको लगता होगा कि दोनों ऊपर नीचे हिलता है, ये भी नहीं, ये फिक्स है। मैक्सिला आप हिला के देख लीजिए तो कितनों बोले आए, जैसे भी मुंह कान कर लीजिए, ये नहीं हिलेगा, ये फिक्स है। लेकिन ये वाला खाली ऊपर नीचे होता है, ये वाला मैंडिबल, ठीक है। तो पूछा जाता है ये मैक्सिला क्या होता है, इमूवेबल होता है। मैक्सिला क्या होता है, इमूवेबल होता है, यानी मूव नहीं कर सकता है। और मैंडिबल क्या होता है, मूवेबल होता है। मैंडिबल क्या होता है, मूवेबल होता है, यानी मूव कर सकता है। मैंडिबल क्या है, मूवेबल है, यानी मूव कर सकता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप डायरेक्टली पूछेगा कि इमूवेबल जॉ बोन इज, इमूवेबल कौन सा है, तो ऊपर वाला यानी मैक्सिला। अगर इमूवेबल पूछ देगा तो मैंडिबल, ठीक है, समझ रहे ना, मूव करने वाला। तो इस तरीके से आपका मैक्सिला और मैंडिबल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं बता दूं कि पूरे डी फार्मा फर्स्ट ईयर को यदि अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और इसी तरीके से हर टॉपिक को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ाया हुआ है, प्लस लाइव क्लासेस के थ्रू डाउट भी लेते हैं, रिवाइज करवाते हैं, याद करवाते हैं, ई बुक पीडीएफ नोट्स कैसे लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट बताते हैं, ई बुक पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, और चैप्टर वाइज एक्सरसाइज टेस्ट सब अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। पांचों सब्जेक्ट के लिए आप आराम से इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और यदि आपको फिजिकल बुक चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया, पतली पतली किताब है, कम समय में सबसे बेहतर तरीके से तैयारी हो सकता है, चाहे वो फार्मास्यूटिक्स हो, फार्माकोग्नोसी हो। आपको फार्मास्यूटिक्स कितना हार्ड लगता होगा, अरे भैया मतलब 50 पेज में हम लोग पूरा फार्मास्यूटिक्स रेडी किए हुए हैं। ये 50 पेज रट भी जाओगे ना तो एग्जाम में 80 में 50 नंबर कोई नहीं काटेगा। और इंटरनल अगर 10-15 नंबर आ गया तो कितना, 15 नंबर भी आ गया तो 65 नंबर, समझ रहे हो कुछ। तो इतना पढ़ना आपको लाइव क्लास में हम लोग रटवा भी दे रहे हैं। तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, दुनिया में मतलब इंडिया के किसी कोने से हैं आप